27th July 2022, The Hindu editorial, Desperate Measures। जब सामने कुछ नहीं दिखता है कि क्या किया जाए, ऐसे वक्त जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो एक्शंस लिए जाते हैं, उनको डेस्परेट मेजर्स कहा जाता है। म्यांमार की जनता जनता यानी वहाँ पे जो रूलिंग ग्रुप है, जो म्यांमार में रूल कर रहा है, वो केवल शहीद बना रहा है अपने खिलाफ जो रेजिस्टेंस हो रहा है, उसमें वो केवल शहीद बना रहा है अपने लोगों को दबाने के द्वारा, वायलेंस से, यानी हिंसात्मक रूप से लोगों को दबा के वो अपने अपने खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, जो विरोध है, उसके लिए केवल शहीद बना रहा है। 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जान से मार देने के बाद सारे अंतर्राष्ट्रीय अपील्स को के खिलाफ जाकर म्यांमार की जनता ने ये साफ मैसेज भेजा है आलोचकों को, जो कि देश से बाहर हैं उनको, और जो उनके देश में यानी घर में जो रेजिस्टेंस है, जो विरोध है, उनको भी ये मैसेज भेजा है कि उनकी कोई योजना नहीं है कोई भी राजनीतिक सेटलमेंट करने का। जो मिलिट्री तत्मा दौ जिसको बोलते हैं, जिसने कि पावर जबरदस्ती झपट लिया था फरवरी 2021 में एक कू के द्वारा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ओंग सान सू की, उसको अपने सीट से हटा के उन्होंने बहुत ही वायलेंट रूप से छोड़ दिए हैं या रिलीज कर दिए हैं, अनलीश कर दिए हैं ऐसे मेजर्स जो कि हिंसात्मक रूप से दाबने वाले हैं तब से, जब से वो हुआ है। उन्होंने 14,000 राजनीतिक बंदियों को अरेस्ट कर लिया है और जिसमें से 11,000 अभी भी जेलों में हैं। 2,000 से ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया गया, यानी जो आर्मी के लोग नहीं हैं उन्हें मार दिया गया रहा है, और हजारों घर जो हैं जला दिए गए हैं, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो बेघर छोड़ दिए गए हैं। मित्सुकी को दोष सिद्ध घोषित कर दिया गया है। करीब 6 बेकार के फर्जी इल्ज़ामों में सीक्रेट ट्रायल करा के, सीक्रेट मुकदमे करा के, और उनको 11 साल के लिए जेल में की सज़ा सुना दी गई है। मिलिट्री ने उनके ऊपर बहुत से और भी इल्ज़ाम लगा दिए हैं, उन पे इल्ज़ामों के थप्पड़ लगा दिए हैं कि जनरल के कंगारू कोर्ट से अगर वो कन्विक्ट हो जाएंगी तो उनको असरदार तरीके से जेल में रखा जा सकता है बाकी पूरे ज़िंदगी भर। लेकिन इसके बावजूद कि ये रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए हैं, जनता ने ये मैनेज कर लिया है। जनता यानी जो रूलिंग ग्रुप है उसने उसका प्रबंध कर लिया है कि वो एक तरह का ऑर्डर भी वहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दिया है म्यांमार में। जबकि पास्ट में डेमोक्रेसी के यानी प्रजातंत्र के जो सपोर्ट में जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने अहिंसात्मक तरीके अपनाए थे विरोध करने के, विरोध प्रदर्शन करने के मिलिट्री रूलर्स के खिलाफ। अब लेकिन उन्होंने एक वायलेंट और अंडरग्राउंड मूवमेंट बिल्ड कर ली है, बना ली है, और उन्होंने कंट्री के जो एथनिक जो रिबल्स यानी जो बगावती लोग हैं, एथनिक यानी वहीं के रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया है। और ये रेबल जो कि जनता से फाइट करते आ रहे हैं कई दशकों से, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिलिट्री के लॉसेस हुए हैं, महत्वपूर्ण ढंग से मिलिट्री के लॉसेस हुए हैं, नुकसान हुए हैं, क्योंकि जो लोग अभी
अहिंसात्मक तरीके भी अपनाए हुए थे, उन्होंने भी अब हिंसा का रास्ता चुन लिया है। और जिसने देखे हैं बहुत सारे ज़बरदस्त छुप के किए गए आक्रमण और स्नाइपर अटैक्स, यानी कि तेज होने वाले अटैक्स किए गए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, राजनीतिक बंदियों को का मारा जाना, और उनमें से एक बंदी ऐसा भी था जो पहले लॉ बनाने वालों में से था। ये ऐसा काम है जो कि डेस्परेशन का काम है, जब कुछ भी नज़र नहीं आता कि क्या किया जाए। एक ऐसे व्यवस्था के द्वारा किया गया है जो कि बढ़ते हुए एक कॉर्नर की जा रही व्यवस्था, यानी कि वो एक कोने में फंस रही है जाके। म्यांमार ने एक रेयर पीरियड देखा था स्थिरता का और इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक ग्रोथ का, जब मिस्सू की देश को गवर्नमेंट को चला रही थी। मिलिट्री ने भी एग्री कर लिया था कि वो एक थोड़ी बहुत आधी डेमोक्रेसी का, आधे प्रजातंत्र का एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये पाया कि लेकिन बाद में उन्होंने ये पाया कि जो स्टेटस को था, यानी जो जो स्थिरता बनी हुई थी, वो आगे चलाई नहीं जा सकती थी। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो केवल 10 साल के लिए चल पाया, क्योंकि जो मिलिट्री थी वो और भी बढ़कर उसने उसको खतरा महसूस होने लगा सूकी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से। और इसलिए कू करके उन्होंने न केवल एक प्रजातांत्रिक एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कोशिश की कि आगे आने वाले संभव जो खतरे हैं मिलिट्री के पकड़ के ऊपर, पावर पे, वो भी हटा दिए जाएं। लेकिन सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से नहीं चल पाया, और हो सकता है कि जनरल्स ने पावर को कैप्चर कर लिया हो, लेकिन अब वो एक अलग म्यांमार को के ऊपर प्रिसाइड कर रहे हैं। यानी कि अब जो म्यांमार है वो बिल्कुल फ़र्क है जिसके ऊपर वो राज्य कर रहे हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिर रही है, फ्री फॉल में है। अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी 18% पिछले साल सिकुड़ गया था, और इस साल भी जीडीपी जो है उस पर अपेक्षा ये है कि वो 13% 2019 के मुकाबले में नीचे रहेगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और ये जो राज्य है, जो रिजीम चल रही है, वो एक हथियार बंद रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। उनका हथियार बंद विरोध हो रहा है गांव के एरिया में, और शहरों में भी सिविल विरोध को वो फेस कर रही है, उसका सामना कर रही है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक विकल्पीय एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कि रेजिस्टेंस ने बना लिया है, जनता कहती है कि इसको रेजिस्टेंस ने बनाया है, इस वैकल्पिक सरकार को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान से वंचित है। और उसने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधी कंट्री को, रेबल्स को खो दिया है, यानी जो बगावती लोग हैं उन्होंने आधा देश अपने कब्जे में कर लिया है। और राजनीतिक प्रिजनर्स के को मार डालने के बाद तत्मा दौ जिसको बोलते हैं, यानी कि जो मिलिट्री है, तत्मा दौ यानी मिलिट्री, जो कि एक लगातार शत्रु बनी हुई है ह्यूमन फ्रीडम के और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, उन्होंने ये कोशिश की है कि वो लोगों के अंदर एक डर भर दें और उनकी स्पिरिट को क्रश कर दें, उनकी आत्मिक भावना को पूरी कचूमर कर दें। लेकिन ऐसा करने में उसने 4 शहीद बना दिए रेजिस्टेंस के लिए। उनकी जो टैक्टिक्स हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, वो न केवल पावर हंग्री जनरल्स की कोई मदद नहीं कर रहे, और ना ही कोई म्यांमार की मदद कर रहे हैं,
दूसरा एडिटोरियल, स्क्वायर ऑफ वेदर इंडिया विंस मेडल्स और नॉट द स्टेजिंग ऑफ द चेस ओलंपियाड विल गिव चेस अ बूस्ट। भारत कोई मेडल जीते या ना जीते, लेकिन क्योंकि चेस ओलंपियाड इंडिया में स्टेज हो रहा है, उससे चेस्ट को, भारतीय चेस्ट को एक बूस्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा, एक ऊपर की ओर उछाल मिलेगा। एक ऐसा देश जो कि चेस टैलेंट से पूरा भरा हुआ लबालब, अब वो तैयार है कि अपने चेस टैलेंट को परेड करे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो और बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि बहुत बड़ा हो गया ये प्लेटफॉर्म। 44वां चेस ओलंपियाड, जिसमें 187 राष्ट्रों के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो खुल रहा है एक गाला सेरेमनी के साथ चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में थर्सडे को, और एक 11 राउंड का ऑन बोर्ड एक्शन शुरू होता है उसके अगले दिन मामल्लपुरम में। और एक आमतौर पे जो मेडल जीतने वाले नेशंस हैं, रशिया और चाइना, जो कि इस मिक्स में अब नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ पहली बार भाग लेने वाले हो सकता है कि पोडियम को ऑक्यूपाई कर लें, नहीं वो जीत हासिल कर लें। जो महानतम करंट प्लेयर्स में से हैं मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे को अपने पहले मेडल की ओर लीड करने की ओर देख रहे हैं। और भी इसके अलावा भी बहुत से चमकीले परफॉर्मर्स, प्रदर्शनकारी होंगे दोनों सेक्शंस में इस बायनियल कंपटीशन के, जो 2 साल में एक बार होता है उस प्रतिस्पर्धा में। लेकिन जो लोग जानकार हैं वो इस बात पे फोकस करेंगे कि भारत कैसा परफॉर्म करता है अपने घर में, यानी भारत के अंदर। चूंकि भारत इसमें होस्ट है, यानी कि मेज़बान है, तो भारत 2 टीम फील्ड कर सकता है प्रत्येक सेक्शन में। और चूंकि एंट्रीज ऑड नंबर की हैं, तो भारत ने एक तीसरी टीम भी ऐड कर दी थी उसको बराबर करने के लिए। और इसका कारण, इसका परिणाम ये हुआ कि 30 प्लेयर, जिसमें 15 महिलाएं हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी इस सबसे अग्रणीय वैश्विक टीम चैंपियनशिप में। हालांकि विश्वनाथ आनंद इन टीम्स के मेंटर हैं, इन टीम्स को बनाने वाले हैं, इनको ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन भारतीय मेन वो अपने आप में भी काफ़ी पर्याप्त हैं कि जिससे कि वो उनको सेकंड सीट मिल जाएगी ओपन सेक्शन में। द इंडियन विमेन, जो कि अपने पहले मेडल को ढूंढ रही हैं, वो उनकी सीडिंग पहली है। टैलेंटेड टीनेजर्स, यानी कि जो 13 से लेके 19 की उम्र के बीच के हैं, डी गुकेश, अर्जुन, रिगासी, निहाल सरीन और आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने अपने स्टाइप्स हासिल कर लिए थे, यानी कि उन्होंने वो तमगे हासिल कर लिए थे जिससे पहले बिग सबसे बड़ी स्टेज पे ये आ पाए। अभी भी देखना बाकी है कि यदि वो अपने बढ़ती हुई इज्जत के हिसाब से खेल पाते हैं कि नहीं। जहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, यानी कि आयोजन का सवाल है, ओलंपियाड एक सक्सेस होने के लिए इसके अंदर एक प्रॉमिस है। एक बार रशिया ओलंपियाड से बाहर हो गया था, होस्ट और पार्टिसिपेंट दोनों के रूप में। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो हासिल किया है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी मात्रा है, इस मेगा इवेंट को सेटअप करने की, केवल 4 महीनों में उसके होस्ट राइट्स प्राप्त करने की, वो समझ नहीं आ पा रही है। इतनी ज़बरदस्त ये उपलब्धि है। ऑन गेटिंग चीफ मिनिस्टर्स, और एक बार चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन का अनुमोदन मिल गया तो ब्यूरोक्रेसी ने उसके बाद अपने विजन को रियलिटी में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि हर लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट पर को ध्यानपूर्वक देख लिया गया है, उसका ध्यान रख लिया गया है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसको फाइट बोलते हैं, और पहले से ही अरेंजमेंट्स को फाइन ट्यून कर रही है, जिसमें कि 2 खेलने वाले हॉल्स हैं और जो कि एकोमोडेट करेंगे
1400 खिलाड़ियों को, और गेम्स का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा करीब करीब 700 बोर्ड से प्रत्येक राउंड में। भारतीय टेक्नीशियंस तैयार हैं अपने बार को रेस करने के लिए, यानी अपने सामने जो उनके जो चुनौती है जिसको हासिल करना चाहते हैं उसको ऊपर रेस करने के लिए एक नए हाई पे। और दूसरी जगह पे एल्सवेयर कोई भी कोशिश जो है वैसे भी छोड़ी नहीं जा रही है कि हम अपने रिच कल्चर और हेरिटेज को शोकेस करें। यानी हमारा जो जो हमारी संस्कृति है और हमारी धरोहर है उसको हम शोकेस करें देश की, और फोकस होम स्टेट पे होगा, यानी तमिलनाडु स्टेट के कल्चर और हेरिटेज पे फोकस होगा। एक टीम है जो करीब 500 वॉलंटियर्स की, स्वयंसेवियों की टीम है, उसको ट्रेन किया गया है जिससे कि वो अलग अलग ज़रूरतों को हैंडल कर सकती हैं जो विजिट कर रहे हैं कंटिजेंट्स यानी टीम है उनके लिए। सिक्योरिटी पर्सनल एंड हेल्थ वर्कर्स आर इन प्लेस। सिक्योरिटी पर्सनल और हेल्थ के लिए जो काम करते हैं यानी डॉक्टर्स इत्यादि वो जगह पर हैं जिससे कि किसी भी अचानक आने वाली घटना का सामना किया जा सके। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि एआई ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से हैं, जो कि राउंड द क्लॉक काम करते रहे हैं 4 महीने तक, अपने अपना बेस ममल्लपुरम को शिफ्ट करने के बाद, तो जो भी एफर्ट वो कर रहे हैं वो मूल्यवान तभी होगा जब भारतीय टीमें मेडल जीतने वाले प्रदर्शन लेके आएंगी। तो इस तरह से चौथा 44वां चेस ओलंपियाड जो है वो कल यानी कि 28 तारीख को शुरू हो रहा है, और 700 बोर्ड से लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट इसमें आएगा। ये जीडीपी है किसका आखिरकार? समय आ गया है राजनीतिक लीडर्स के लिए कि वो थोड़ी आवाज़ उठाएं जिससे कि भारतीय आर्थिक प्रदर्शन को नापने का जो फ्रेमवर्क है उसका ओवरऑल किया जा सके, यानी उसका एक रिपेयर किया जा सके, उसका मेंटेनेंस किया जा सके। कुछ ही हफ्तों बाद एक हर 3 महीने में होने वाली एक जो रिवाज है वो इंडिया में प्ले आउट होगा। गवर्नमेंट एक पहले क्वार्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ के नंबर्स रिलीज करेगी और कुछ छाती को फुलाने वाली बातें की जाएंगी भारत के, कि कैसे भारत जो है सबसे तेज़ ग्रो करने वाली इकोनॉमीज में से है दुनिया की। ऑपोजिशन की पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी उसी दिन, और वो ऐसे बॉम्बास्टिक फैक्ट्स का को काउंटर करेंगी, नहीं उसके विपरीत बोलेंगी, और बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें होंगी और एक दूसरे को की आलोचना की जाएगी, उनमें गलतियां निकाली जाएंगी। निट पिकिंग करना मतलब गलतियां निकालना। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि जीडीपी ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट होता है और क्या महत्व होता है एक आम आदमी के लिए, और जवाब ये है कि इसका बहुत कम ही असर आम आदमी के लिए होता है। ये कहना सेफ है कि एवरेज पर्सन का जो प्राइमरी और शायद एकमात्र चिंता है इकॉनमी के बारे में वो ये है कि वो उसको कितनी इनकम मिलने वाली है, वो कितनी इनकम कमा सकता है। ये अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है कि कई साल से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड है लोगों की इंडिया में वो है नौकरियां, और ख़ास तौर पे हाई क्वालिटी की जो औपचारिक सेक्टर के नौकरियां, जो कि ये सुनिश्चित करती हैं कि आदमी को एक इज्जतदार कार्य मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी और जॉब की सुरक्षा मिलेगी। और इसलिए ये बात बड़ी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक आम भारतीय के लिए मैटर केवल
उतना ही करती है कि अगर उससे एक अच्छे क्वालिटी के जॉब क्रिएट हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं, और उन जॉब से उनके लिए इनकम प्राप्त हो सकती है। जो डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर्स के अंतर्गत, उस डेटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1980 और 1990 के दशकों में जब भी 1 परसेंटेज पॉइंट जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ जनरेट हुई ग्रोथ हुई, उससे 1% के ग्रोथ से करीब करीब 2 लाख नए जॉब्स औपचारिक सेक्टर में बने। यानी कि अगर भारत का जीडीपी 14% हर साल बढ़ा होता 1980 में के दशक में, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने करीब 28 लाख नए औपचारिक नौकरियां क्रिएट की थी। उसके बाद के दशकों में 1990 और 2000 के दशक में हर 1% जीडीपी पॉइंट के ग्रोथ के साथ हमको करीब करीब 1 लाख नए औपचारिक सेक्टर के जॉब्स का क्रिएशन हुआ, और जो कि पिछले दशकों के मुकाबले में आधा था। और इसके अगले दशक में 2000 के दशक में और 2000 से लेकर 2010 वाले दशक में 1 परसेंटेज पॉइंट जब जीडीपी ग्रोथ हुआ तो उससे 52,000 नए जॉब क्रिएट हुए। यानी कि आरबीआई अब और भी आधा हो गया। ये आरबीआई ने इस डेटा को 2011-12 से पब्लिश ही करना बंद कर दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति सेफली इस इन्फ्रेंस पे, इस कंक्लूजन पे, इस परिणाम पे पहुंच सकता है प्रॉक्सी डेटा को यूज करके कि 2010 से लेकर 2020 का जो दशक था उसमें नए जॉब जो जनरेट हुए होंगे हर परसेंटेज जीडीपी के लिए, वो और भी ज़्यादा नंबर गिर गया होगा। क्योंकि 52,000 तो 2000 और 2010 के बीच में हुआ, तो हो सकता है कि 2010 और 2020 के बीच में हमारे करीब 30,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए होंगे 1% जीडीपी की ग्रोथ के साथ। और एसेंस बात यह है कि 1% जीडीपी ग्रोथ आज उससे 1/4 नए जॉब्स, अच्छी क्वालिटी के जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं 1980 के दशक के मुकाबले में। जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ जॉब जो क्रिएट हो रहे हैं हर दशक में, वो एक रफ अनुमान ही है, आरबीआई के द्वारा अनुमान किया गया। लेकिन ये एक अलार्मिंग, चकित करने देने वाला और हतप्रभ कर देने वाला एक डिक्लाइनिंग यानी गिरता हुआ रुझान है जॉब क्रिएशन में दशकों के साथ साथ जैसे जैसे दशक गुजरे हैं। और ये बात इम्पोर्टेंट है, सोचने वाली है। और इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में रखा जाए तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है आज, उसे 1980 की जीडीपी ग्रोथ से 4 गुना होना पड़ेगा, जिससे कि उतने ही नंबर फॉर्मल सेक्टर के यानी औपचारिक सेक्टर के जॉब्स क्रिएट किए जा सकें। और ये बात साफ तौर पे क्लियर हो गई है कि फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स और जीडीपी ग्रोथ के बीच में एक कोरिलेशन है। जो कोरिलेशन था वो काफ़ी अब कमज़ोर पड़ गया है। और सामने से तो ये दिखता है कि ऊंची अगर जीडीपी ग्रोथ होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि और भी ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी या लोगों की इनकम बढ़ेगी। और इसलिए जीडीपी की जो ग्रोथ है उसका कोई भी असर कॉमन पर्सन पे आजकल में नहीं होता, और जितना कि शायद 4 दशक पहले हुआ करता था। जीडीपी ग्रोथ एक हो सकता है कि इम्पोर्टेंट आर्थिक एक्शन हो सकता है, मेजर हो सकता है, लेकिन ये बात और बढ़ बढ़ के असुसंगत होती आ रही है एक राजनीतिक मेजर के रूप में, क्योंकि इसका असर जो है केवल कुछ ही लोगों पे होता है, और जो हमारे वास्ट मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, उस पर कोई असर नहीं होता। जीडीपी ग्रोथ का जो जॉब से डाइवोर्स हो जाना जो है, ये दर्शाता है कि हमारा आजकल की जो आर्थिक डेवलपमेंट है उसका नेचर क्या है, जिसमें कि जो जोर दिया जाता है कैपिटल के द्वारा ड्राइव की जा रही एफिशिएंसी पे और लेबर के नुकसान पे, और जीडीपी
एक उसमें एक अपर्याप्त एक तरीका है। नोबल नोबल प्राइज जीतने वाले साइमन कुजनेट्स, जिन्होंने जीडीपी को ऐसे देखा था कि वो आर्थिक परफॉर्मेंस को नापने के का तरीका है, वो ये कभी नहीं सोचते थे या उनकी मंशा ये कभी नहीं थी कि वो किसी भी देश के लिए जीडीपी को बढ़ाना ही एक माइंड वाला आर्थिक परस्यूट नहीं हो सकता, उसी के पीछे पढ़ना ठीक नहीं है, जितना कि अब ये हो गया है। और उन्होंने चिंता ये बार बार रिपीट की करके बताई थी कि ये सोसाइटी के अच्छे के लिए अच्छा नहीं है कि हम जीडीपी के पीछे लग जाएं। और ये बात मना नहीं की जा सकती, जीडीपी एक एलिगेंट और सिंपल मेजर है, मेजरमेंट है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, जिसको एक देश के मुकाबले में दूसरे देश के साथ कंपैरिजन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और लेकिन अगर हम जीडीपी ग्रोथ को ही एक कंपल्शन के रूप में चेज़ करते रहेंगे, बाकी सारी कॉस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये इसका उल्टा विपरीत असर हो सकता है। क्योंकि जीडीपी कोई एक संपूर्ण मेजर नहीं है, बल्कि ये गुमराह करने वाला मेजर है। और जैसे कि वो कहावत जाती है कि जब एक मेजर एक टारगेट बन जाए, तो वो एक अच्छा मेजर नहीं रह जाता। द ऑब्सेशन विथ जीडीपी, यानी जीडीपी के साथ जो एक पागलपन है, बहुत ज़बरदस्त, एक्सेसिव, यानी ज़्यादा मात्रा में जो इतना पागलपन वाला जुड़ाव है जीडीपी ग्रोथ से, नीति बनाने वालों का और पॉलिटिशियंस का, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और खतरनाक हो सकता है एक प्रजातंत्र में। अगर जीडीपी ग्रोथ जो है उससे उसके बराबर आर्थिक प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसलेट नहीं होती है एक एवरेज पर्सन के लिए, तब एक एक पर्सन एक वोट की डेमोक्रेसी में हाई जीडीपी ग्रोथ के बारे में एक खुशी का माहौल बना के रखने से ये बैकफायर ही होगा, और इससे एक बैकलैश ट्रिगर हो जाएगा, एक विपरीत क्रांति ट्रिगर हो जाएगी, एक विरोध ट्रिगर हो जाएगा जनरल पब्लिक में, जो ये फील कर सकते हैं कि वो पार्टी से बाहर है। श्रीलंका की जो मास अभी अपराइजिंग हुई है, इसमें लोग उठ खड़े हुए हैं, और लोगों की जो क्रांति वहाँ हुई है, वो भी एक तरह से कुछ हद तक एक्सप्लेन की जा सकती है इसी शीशे में से, जिसको कह सकते हैं प्रिज्म ऑफ द स्ट्रक्चरल ब्रेक। एक ढांचागत तरीके से एक संबंध टूट गया है हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ और आर्थिक समृद्धि के बीच में लोगों के लिए, यानी लोगों की आर्थिक समृद्धि और जीडीपी की ग्रोथ के बीच में जो स्ट्रक्चरल लिंक होता था वो अब टूट गया है। श्रीलंका प्रोड्यूस 2 लाख जॉब्स, श्रीलंका ने 2 लाख जॉब्स प्रोड्यूस किए हर परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ के लिए 1990 के दशक में, और ये कम होते होते 90,000 पे आ गया 2020 तक। जबकि आर्थिक जो खराब प्रबंधन हुआ है और पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से दोस्तों को का फायदा करा देने वाली जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल क्रोनिज्म, वो हो सकता है ट्रिगर रहे हों हाल में मास प्रोटेस्ट के जो श्रीलंका में हो रहे हैं। लेकिन जो उसके नीचे जो मैलेस है, यानी जो बीमारी है, वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ और आर्थिक समृद्धि के बीच में एक कटाव आ गया है एक आम पर्सन के लिए। और यदि हम क्लियर और भी होना चाहते हैं, तो ये जो फिनोमेनन है, ये इंडिया के लिए या श्रीलंका के लिए अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है, या किसी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के गवर्नेंस मॉड्यूल के लिए भी ये यूनिक नहीं है ये फिनोमेनन। यूएस आज की तारीख में कम नए जॉब प्रोड्यूस करता है हर परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी के लिए, जो वो 1990 में प्रोड्यूस करता था। चाइना
जो जितने नए जॉब्स 1990 के दशक में प्रोड्यूस करता था, उससे एक तिहाई जॉब्स अब क्रिएट करता है हर परसेंटेज पॉइंट जीडीपी ग्रोथ के लिए। और ये तथ्य कि एम्प्लॉयमेंट जो तीव्रता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो घटती आ रही है, वो ना तो एक नई फाइंडिंग है, ना ये चकित कर देने वाली फाइंडिंग है ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों के लिए। और फिर भी चूंकि जीडीपी ग्रोथ एक ऐसे एलिगेंट मेजर है, एक एलिगेंट नापने का तरीका है, एक स्मार्ट नापने का तरीका है, तो इसलिए ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट और ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स अभी भी काफ़ी भारी मात्रा में जीडीपी पे फोकस करते हैं, जीडीपी की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। लेकिन इस जीडीपी ग्रोथ के लिए जो पागलपन है, इसमें खतरा ये है, ये खतरा पॉलिटिशियंस के द्वारा फील भी किया जाएगा, जिनको वोटर्स को जवाब देना होगा कि जॉब्स की कमी क्यों हो गई या इनकम्स की कमी क्यों हो गई, इसके बावजूद ज़बरदस्त हेडलाइन ग्रोथ हो रहा था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हो सकता है कि वो ऐसे देशों को जीता हुआ घोषित कर दें जो कि ना समझ में आने वाला जीडीपी ग्रोथ का कॉन्टेस्ट है हर साल उसमें। लेकिन जो सबसे तेज़ ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, वो समृद्धि नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं और सामाजिक मूवमेंट, यानी सामाजिक रूप से जो स्तर है, स्तर में उतार चढ़ाव नहीं दे पा रही हैं लोगों के लिए, और उससे लोग कंफ्यूज हो गए, डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है, और उससे डिसइल्यूजनमेंट होगा ही होगा, और वो अपने आप को प्रकट करेगा पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से। वोटर जो कि परेशान हो गया है इकॉनमी के बारे में, इकॉनमी वोटर के लिए काम क्यों नहीं कर रही है, वो पहले से उसका जो डिसएंचेंटमेंट है वोटर का, यानी कि नाराज़गी है, वो पहले से सबको मालूम है। और बहुत से डेमोक्रेसीज में अक्रॉस द वर्ल्ड ये बात कही हुई है, और जिसकी वजह से जो संग्राम है या एजिटेशन आंदोलन है वो और तेज हो जाते हैं और सामाजिक असामंजस्यता बढ़ जाती है। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, इलेक्टोरल आउटकम्स जो एक्सट्रीम पोजीशन के फेवर में आ जाते हैं मैच्योर डेमोक्रेसीज भी, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी में पिछले दशक में जैसा हुआ है, वो एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि किस तरह से वोटर्स जो हैं वो अपने आप को धोखे, ऐसे उनको महसूस हो रहा है जैसे आर्थिक फायदों को लेकर उनको धोखा दिया गया हो। 2008 में पीछे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे निकोलस सार्कोजी, उन्होंने एक कमीशन ऑन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस, ऐसा कमीशन गठित किया था, और उन्होंने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स को और अमर्त्य सेन को कार्य दिया था, और भी दूसरे लोग थे जिनको काम दिया था, कि वो एक बहुत ही संपूर्ण मेजरमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करें इकोनॉमिक और सोशल परफॉर्मेंस को मेजर करने का, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग निर्भर करते हैं जीडीपी पे, उसका एक विकल्प के रूप में, एक एकमात्र मेजर के रूप में आएगा। और रिपोर्ट ने कंक्लूड किया था कि जो भी हम नापते हैं उसका असर हम पे होता है कि हम क्या करते हैं, यानी नापने भर से उसका असर हम पे हो जाता है। और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि मल्टीपल इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड, एक एक्सपैंडेड डैशबोर्ड जो है, जो हर देश के लिए यूनिक होता है, वो बनाया जाना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ, और ये इस डैशबोर्ड में कई इंडिकेटर्स होंगे ग्रोथ के, केवल जीडीपी ही एक इंडिकेटर नहीं होगा। जीडीपी ग्रोथ एक गुमराह करने वाला और खतरनाक इंडिकेटर बन गया है, और जिसमें कि फॉल्स आर्थिक प्रॉमिसेस होती हैं, और इससे लोगों की आकांक्षाओं को धोखा हो जाता है, और इससे ये एक बहुत ही गहरे सामाजिक प्रॉब्लम्स को छुपा रहा है।
जो स्टैटिस्टिकल उक्ति है कि हर चीज़ जो काउंट करती है, नहीं इम्पोर्टेंट है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। हर चीज़ जो काउंट करती है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको गिना नहीं जा सकता, और हर चीज़ जिसको गिना जा सकता है उसका कोई मतलब नहीं होता, डज नॉट काउंट। और ये जो एफोरिज्म है, ये जो छोटी सूक्ति है, ये बड़े शॉर्ट में समराइज करती है जीडीपी ग्रोथ के विसंगतियों को, जो कि बहुत से प्रजातंत्र आजकल फेस कर रहे हैं। और समय आ गया कि भारत के जो प्रजा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासतौर पर जो अपोजिशन में विरोधी पार्टियों के हैं, तो वो बहुत ही मजाकिया जो झगड़े फसाद हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके हर क्वार्टर में, उसको उसमें जुटे ना है नहीं, और उसके बजाय वो सवाल इस बात का उठाएं, यानी क्लेमर यानी शोर उठाना, कि भारत के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो संरचनात्मक ढांचा है उसको ओवरऑल कैसे किया जाए, और जिसमें कि ये रिफ्लेक्ट किया जाए कि उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए जो चीज़ आम आदमी को लेके को माने रखती है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आज का एडिटोरियल है, 27 जुलाई का 2022 में। सेंट्रल और स्टेट का जो लोन है यानी डेट है, उस पे लाइट फेंका जाए। स्टेट्स शुड फॉलो जियो आईज लीड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लीड दिखा रही है, स्टेट्स को चाहिए या राज्यों को चाहिए उसी को फॉलो करें। निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट को इस हफ्ते में बताया था कि फ्यूचर में बजट के बाहर की जो बोरिंग्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो खास तौर पे स्टेट कॉरपोरेशंस के थ्रू की जाती है या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू की जाती है स्टेट्स में, जहाँ पर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है, जो सर्विस किया जाना है, या तो बजट के बाहर से या फिर टैक्सेस के असाइनमेंट से या किसी और स्टेट के रेवेन्यू से, उनको अब से स्टेट के अपने बोरोइंग्स माना जाएगा। यानी जो चीज़ स्टेट कॉरपोरेशंस के थ्रू वो बोरो कर रहे थे, लोन वगैरह, उनको स्टेट गवर्नमेंट का अपना बोरिंग माना जाएगा। और ये एक अच्छा रिफॉर्म है फिजिकल पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो जो बोरोइंग्स हैं सेंट्रल कॉरपोरेशंस की और एसपीवीज की, और भी कोई ऑफ बजट जो डिवाइसेस हैं उसके बजटरी स्टेटमेंट्स में बोरोइंग के, उसमें जो भी एसपीवीज और सेंट्रल कॉरपोरेशन बोरो करें उसमें शामिल किया जाना चाहिए। बजट के बाहर के जो यंत्र हैं उसमें जो बोरिंग की जाती है उसे भी शामिल किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग में। और सरकार ने ज़्यादातर जो है बजट के बाहर की बोरिंग को समय के साथ साथ क्लीन अप कर दिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई इस बात के उदाहरण है। कोई भी एक्स्ट्रा बजट का जो रिसोर्स है, यानी बजट के बाहर के जो संसाधन हैं, वो कोई भी प्रोवाइड नहीं किए गए 2023 के बजट में। हो सकता है कुछ अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग होंगे, लेकिन सामने से अगर देखा जाए तो कोई भी नई बोरिंग नहीं की जा रही है, अपेरेंटली नहीं की जा रही है इस रूट के द्वारा। एनरॉन जो कि 7वें बड़ी कंपनियों में से था देश के, यानी विश्व के, वो स्टॉक मार्केट का डार्लिंग बन गया था, स्टॉक मार्केट का चहीता बन गया था, क्योंकि उसने अपने बैलेंस शीट के बाहर के जो व्हीकल्स थे उसमें जो डेट लिया हुआ था उसको छुपा रखा था उसने। और इसलिए जब ये बात लाइट में आई तो वो कोलैप्स कर गया। और कुछ ऐसा ही इसी से मिलता जुलता हुआ है बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि जिन्होंने अपने डेट को छुपा लिया था जब तक कि वो बहुत लेट नहीं हो गया। स्टेट गवर्नमेंट्स को
सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। 3% अपने जीडीपी से ऊपर बोरो जब वो करता है तो। और स्टेट गवर्नमेंट्स ये प्रोटेस्ट करेंगी कि ये नए रूल्स जो हैं उनके स्टाइल को अब क्रिप कर देंगे, यानी कि और पतला कर सिकोड़ देंगे। एक फेयर सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम परमिशन फ्री लिमिट को 3.5% ऑफ जीडीपी तक और भी बढ़ा दें। ये जो नए रूल्स हैं ये इनको अप्लाई करना चाहिए, ना केवल फिजिकल डेफिसिट्स के लिए बल्कि कुल डेट के लिए भी। और सारी की सारी जो डेट है जो कि ऑफ बजट तरीकों से अक्यूमुलेट की जाती है उसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की डेट में जोड़ देना चाहिए, जो बजट के बाहर से लिया गया है। क्योंकि पुराना जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो टारगेट है फिजिकल डेफिसिट के टर्म्स में जो टारगेट दिया गया है उसे भी एक डेट टारगेट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डेट को 40% ऑफ जीडीपी तक रिड्यूस करे, जो कि अभी 60% है जीडीपी का। और स्टेट्स के लिए भी government is supposed to reduce its debt to 40% of the GDP from the 60% currently। और स्टेट्स की डेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है कि उसको 20% तक रिड्यूस कर दें। और ये जो टारगेट्स हैं उनको उपयुक्त तरीके से रिवाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि हम ऑफ बजट डेट को भी शामिल कर सकें। एक नई फिजिकल कमेटी जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो बनाई जानी चाहिए, जो कि नए नियम तय करेगी फिजिकल सच्चाई को ध्यान में रखते हुए। और कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग वो नहीं दिखाएगी कि डेट को छुपाना कैसे है। स्वामी नॉमिक्स, स्वामी स्पीक, स्वामी का आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में। स्टॉर्म आने से पहले, तूफान आने से पहले आप शेल्टर ले लीजिए, यानी कि किसी सेफ जगह पर एक आसरा ले लीजिए। अब वैश्विक रिसेशन बहुत ज़बरदस्त फिजिकल चैलेंजेस, चुनौतियां पोज करेगा और भारत को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत अभी दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हा हा हा। लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है सेंटर का और स्टेट्स का, वो मिला के जीडीपी से भी 10% ज़्यादा है। और ये बहुत ज़बरदस्त डरावने रूप में ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। ऊंचे फिजिकल डेफिसिट्स ऊंचे ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनका खात्मा जो है वो दिवालिया होने पे ही होता है। भारत ने खुद भी हिंदू ग्रोथ रेट जो चल रही थी 3.5%, उससे ब्रेकआउट किया था अपने पहले 3 दशकों में, जो ग्रोथ रेट 3.5% की थी। और ये ग्रोथ जो है ऊंचे उड़ के 5.3% पहुंच गई थी 1980s में। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ते आ रहे थे और फाइनली हम लोगों को दिवालिया होना पड़ा 1991 तक। मॉन्टेक्स कालूवालिया, जो कि भूतपूर्व डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि हमको फिजिकल कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ऐसा फंडामेंटल है जो कि जो इम्पोर्टेंट है, वो फंडामेंटल है, यानी बहुत ही आधारभूत है लगातार ग्रोथ होने के लिए।
और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बिना, विदाउट दैट, गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है तो ज़्यादा स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की वो उड़े जाती है, राष्ट्रीय ओवर स्पेंडिंग में आ जाती है, और करंट अकाउंट डेफिसिट्स बहुत हाई हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो खाली हो जाते हैं। और ऐसे खराब स्थिति से तो भारत अभी काफ़ी दूर है, लेकिन एक वैश्विक टाइफून आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, और हर कमजोरी जो है वो और बड़ी दिखने लगेगी, और इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स को पनिश करेंगे जब भी वो ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो इसलिए भारत को इस स्टॉर्म के लिए तैयार रहना चाहिए, इस तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात समझी जा सकती है कि केंद्रीय फिजिकल डेफिसिट जो है बढ़ के 9.6% हो गया था, क्योंकि हमें कोविड को कॉम्बैट कॉम्बैट करना था, उसका सामना करना था 2021 में। लेकिन वो घट के 6.9% पे आ गया था 21-22 में, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये और ज़्यादा गिरेगा 2022-23 में। लेकिन निर्मला सीतारमन ने इसे 6.4% तक गिरा दिया, ग्रोथ को और भी बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि ग्रेजुअली हम डेफिसिट को घटा के 4.5% पे ले आएंगे 25-26 तक, और वो पूरी तरह से भूल गए कि इसके पहले जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट टारगेट था वो 2.5% का था। आज जो दिखता है वो इतना कमज़ोर नहीं दिखता, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस बात पे इसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं रखी जा रही है। और यूक्रेन जो है लगातार एक वैश्विक रूप से आतंक मचाने पे लगा हुआ है, उसको बढ़ावा दे रहा है, हैवक यानी एकदम अफरा तफरी फैला रहा है आर्थिक बाजारों में। वैश्विक रूप से ऊंचा फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलाई पिछले दशक में फैशनेबल हो गए थे। फिजिकल डेफिसिट ऊंचा रखा जाता था और मॉनेटरी स्टिमुलस भी लोगों को दिया जाता था। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ये उन्होंने दावा किया है कि देश जो है वो मनी प्रिंट कर सकते हैं, और जिससे कि इन्फ्लेशन नहीं होगा और ग्रोथ भी स्टिमुलेट हो जाएगी। कुछ सालों तक तो बहुत ही इनॉर्मस फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुली वाकई में उन्होंने ग्रोथ को बढ़ा दिया। ज़बरदस्त फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुली ने वाकई ग्रोथ को बढ़ा दिया था, जबकि कुछ सालों तक ग्रोथ को बढ़ाया था फिजिकल स्टिमुली ने, मॉनेटरी स्टिमुली ने, जबकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। हालांकि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया था। अब जो है मुर्गियां वापस घर आ गई हैं। यूएस इन्फ्लेशन बढ़ के 9.1% हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा रेट है 40 सालों में। और वो इल्यूजन अब चला गया है, वो इल्यूजन ही ख़त्म हो गया है कि वो गलतफहमी जो है वो ख़त्म हो गई है कि ऊंचा फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुली से कोई मतलब नहीं होता है, उसका असर डेफिनेटली होता है। यूएस फेड भी अपना रास्ता उलट रहा है, और भारत को भी ऐसा करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए यूएस रेट्स के लाइन में, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है मास एग्जिट को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश को छोड़ के चले आए, और सीतारमन को फिजिकली थोड़ा सा फिजिकली टफ होना चाहिए, यानी वित्तीय रूप से और भी उनको टफ होना चाहिए।
अहलूवालिया की किताब जो है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, उस किताब ने ये बहस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल डेफिसिट को कट करेंगे, 3.4% तक जीडीपी के लेके आएंगे। और भी हाल में क्या हुआ है कि अहलूवालिया ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भारत को ये ज़रूरी है कि वो कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट को सेंट्रल स्टेट्स के 10% से कट करके कम से कम 5% कर दे, और एक और 2% जो स्पेंडिंग है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और एक 1% की एडिशनल स्पेंडिंग डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संरचनात्मक ढांचों के लिए हो सकती है। इसलिए उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि भारत को एक ज़बरदस्त फिजिकल डेफिसिट में 8% का टर्न अराउंड की, यानी उल्टे होने की आवश्यकता है। जो प्रॉस्पेक्ट है आगे आने वाले सालों में कि हम कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट को 5% तक भी अगर ले आएंगे तो इसके प्रॉस्पेक्ट ज़ीरो हैं, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। वाकई में सेंटर के डेफिसिट को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं 1% से भी जीडीपी के, तो ये राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्टीज के बीच में बहुत कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है फ्रीबीज को लेके, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी कहा था हाल में। अरुण जेटली ने बहुत कोशिश की, लेकिन 5 सालों में उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को केवल 1% जीडीपी का घटा घटा पाए। इसके बावजूद कि उन्होंने बड़ी क्रिएटिव अकाउंटिंग भी करी थी दर्शाने के लिए कि वो फिजिकल डेफिसिट को घटा रहे हैं। और उसके पहले प्रणब मुखर्जी ने ये बहुत मुश्किल पाया कि वो फिजिकल डेफिसिट को घटाएं, क्योंकि उन्होंने उसको बढ़ने तो दिया था 6.9% तक 2008 के बड़े रिसेशन को टैकल करने के लिए। और ये बात पॉलिटिकली ईजी होती है कि हम इकोनॉमी को स्टेबलेट करें हाई स्पेंडिंग करके और टैक्स कट करके, लेकिन राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाता है कि हम स्पेंडिंग को काट दें और टैक्सेस को बढ़ा दें। तो ये बात पॉलिटिकली मुश्किल होती है। आसान क्या होता है कि हम स्पेंडिंग बढ़ा दें और टैक्स कट कर दें, और ये मुश्किल होता है कि हम स्पेंडिंग को कम कर दें और टैक्सेस को बढ़ा दें। एक इंटरनेशनल आईएमएफ का एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ऊंचा जो फिजिकल डेफिसिट है इंडिया में, उसने एक ऊंचे पब्लिक आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि जो ऊंचा फिजिकल डेफिसिट होता है इंडिया में, उसने ऊंची पब्लिक डेट की ज़रूरत कर दी है, जिससे कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स बहुत ऊंचे आ रहे हैं। ऐसे जो पेमेंट्स हैं वो जो कुल रेवेन्यू आ रहा है उसका 30% है। अगर हम केवल 10% की कंपेरेबल कंट्रीज का मीडियन ले लें, उसके मुकाबले में भी 30% जो है टोटल रेवेन्यू का वो आता है। ये कौन सा पेमेंट है? जिसको कि इंटरेस्ट पेमेंट है। भारत ने भी भारत को भी ज़रूरत है कि वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे लेके आए और 10% ऑफ रेवेन्यू पे लेके आए। और उसका मतलब ये है कि ऊंचा फिजिकल जो बार बार टर्न अराउंड होता है, यानी जो कि सजेस्ट किया अहलूवालिया ने, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस उसको हेट करेंगे। ग्लोबल रिसेशन अभी आ रहा है, और नॉर्मली देश देश जो है वो इस रिसेशन को का सामना करते हैं फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलाई के साथ।
और लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट संदर्भ में ये सुइसाइडल होगा। नॉर्मली तो रिसेशन को हम कॉम्बैट कर सकते हैं फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस से, लेकिन करंट सिचुएशन में वो सुइसाइडल होगा। भारत का फिजिकल डेफिसिट 2.5% पे आ गया था नीचे जब ग्रेट रिसेशन स्ट्राइक हुआ। भारत का फिजिकल डेफिसिट 2.5% पे आ गया था जीडीपी के जब ग्रेट रिसेशन हुआ 2008 में, और प्रणब मुखर्जी ने जायज़ थे जब उन्होंने उसको 6.9% पर बढ़ा के लिया फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी था प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। लेकिन इस बार अब तो स्टार्टिंग पॉइंट ही 6.9% है जीडीपी का 21-22 में। तो जो करंट ईयर का जो डेफिसिट का प्रोजेक्शन है 6.4% का, वो नहीं हासिल हो पाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्यूल टैक्सेस कट कर दिया है, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज बढ़ा दी हैं, और फ्री फीडिंग प्रोग्राम और हम एक्सटेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल कारणों की वजह से। जब भी रिसेशन आता है तो बहुत से पॉलिटिकल वॉइसेस इस पे डिपेंड करेंगे कि फ्रेश स्टिमुलस क्या आ रहा है, और वो डेफिसिट को वापस 9.6% पे लेके जाएंगे, जैसा कि कोविड ईयर में हुआ था। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसको एक इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना लोकप्रियतावाद के रूप में बोलेंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मास एग्जिट है पिछले 6 महीने में जो हुआ है, उसने पहले ही रुपये को 74 से लेके 80 तक गिरा दिया डॉलर पे। अगर फिजिकल डेफिसिट तेज बढ़ता है जिससे कि रिसेशन को कॉम्बैट करने के लिए, तो डॉलर्स का और भी ज़्यादा बाहर निकलना हो जाएगा, और उससे एक्सचेंज रेट 90 से भी पार जा सकता है डॉलर के लिए। और इससे जो हमारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और ख़राब हो जाएगा। पब्लिक के अंतर्गत बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी और बजटरी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई फिजिकल स्टिमुलस नहीं अलाउ किया जाता है, तो उसका मतलब है कि गहरे रूप से बुरी हालत होगी हमारी। कोई भी सॉफ्ट ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और आगे बहुत सा दर्द पड़ा हुआ है।